ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमारा टॉपिक होगा ताप पर निर्भर न करने वाली सांद्रण इकाई। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वे सभी सांद्रण इकाई पढ़ ली है जो ताप पर निर्भर करती है। लास्ट हमारी क्या थी, फॉर्मल था। अब वे सांद्रण इकाई स्टार्ट होगी जो ताप पर निर्भर करती हैं। उसमें हमारी मेनली 3 है, प्रतिशत, भार सांद्रता, मोललता और मोल प्रभाज, जिसका इको नाम होता है मोल अंश। हमारी टोटल 3 है ना बच्चों। सो स्टार्ट द लेक्चर एंड फर्स्ट वन इज प्रतिशत भार सांद्रता। प्रतिशत भार सांद्रता जो हमारा पहला लेक्चर था ना, जो मतलब जिसमें हमने सांद्रण इकाई स्टार्ट की थी, उस वाले लेक्चर के अंदर मैंने ये वाली आपको बताई थी। प्रतिशत वाली मैंने आपको वहीं पे बता दी थी, बट एक बार फिर बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया अब तक का, नीचे वाली इकाई हमेशा किसके लिए होगी, बताइए बच्चों, किसके लिए, विलयन के लिए। और जो ऊपर वाली इकाई होगी वो किसके लिए होगी, हमेशा विलय के लिए। किसके लिए होगी, विलय के लिए। ये बताया ना। एक सांद्रण इकाई ऐसी है जो इस नियम का पालन नहीं करती है। वैसे नियम नहीं है, बस हमने एक व्यवस्था बनाई रखी है याद करने के लिए। ऊपर वाली किसके लिए, विलय के लिए, और नीचे वाली किसके लिए, विलयन के लिए। मोललता एक ऐसी सांद्रण इकाई होती है जिसमें नीचे वाली टर्म किसके लिए होती है, विलायक के लिए। ये बात मैं आपको उस दिन से बताते ही आ रहा जब से हमारी सांद्रण इकाई स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो बताओ ये क्या होगा, विलय का भार। आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से एक बार। और ये नीचे वाला किसका भार होगा, डब्लू तो भार होता है ना, किसका भार होगा, विलयन का भार। मल्टीप्लाई कितने से होगी बच्चों, प्रतिशत है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 100 से। प्रतिशत भार सांद्रता हमारी जो है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट्स अगर आप पूछो तो डेफिनेशन का कोई पॉइंट नहीं है, डेफिनेशन नहीं आती, डेफिनेशन बहुत ही कम आती है। इसकी तो बिल्कुल भी नहीं आती। मोलरता और मोललता की तो कभी कभी आ भी जाती है। तो प्रतिशत भार सांद्रता जो है ना, इसका न्यूमेरिकल के पॉइंट से पेपर में जरूर आती है। मतलब अगर न्यूमेरिकल आता है तो फिर इसे ऐड करता है वो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कनेक्शन जोड़ लेता है वो अभी समझाता हूँ मैं कैसे। अगर किसी विलयन में आपको ये बोला गया कि 10% भार अनुसार, 10% भार अनुसार बोल रहे हैं, या W/W लिख देता है। क्या लिख देता है बच्चों, 10% W/W, और लिख देते, कभी कभी ये भी हो जाता है 10% ब्रैकेट में लिख देता है भार अनुसार। अभी समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। 10% भार अनुसार NaCl या किसी का भी विलयन लिया गया है। न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग ऐसे करेगा। अब 10% भार अनुसार का क्या मीनिंग है, भार अनुसार मतलब सब कुछ भार के अकॉर्डिंग है। और भार के अकॉर्डिंग किसी सांद्रण इकाई में होता है प्रतिशत W/W में। आपने यार W/W अभी लिखा हुआ है तो आपको समझ भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे भार अनुसार लिखा है तो W/W ही होगा। प्रतिशत वैसे भी ऐड है, तो मैं 10% को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये बताओ। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100। प्रतिशत को हटा दिया और मैंने नीचे कितना कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ ऊपरले वाली किसके लिए होती है टर्म, विलय के लिए। अब ये सब भार के रूप में है तो ये किसका भार होगा, ये किसका भार होगा, विलय का भार। विलय का भार कितना होगा, 10 ग्राम। नीचे वाला किसका भार है, विलयन का भार कितना होगा, विलयन का भार होगा 100 ग्राम। अब बच्चों विलय का कितना होगा ये तो आप बता सकते हो, विलायक का कितना होगा, विलायक का भार कितना होगा बताओ, वो होगा 90 ग्राम। कैसे, किसी विलयन के अंदर क्या क्या होता है, विलय प्लस विलायक। अब विलयन के अंदर टोटल विलयन कितना है, 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम विलय है, तो 90 ग्राम क्या होगा हमारा, विलायक होगा ना। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, यही तो होता है ना फॉर्मूला हमारा। तो 10% भार अनुसार में 3 इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। क्या, पहली इन्फॉर्मेशन थी विलय का भार भी था, उसी के अंदर विलयन का भार भी था, और उसी के अंदर भी विलायक का भार। अब जैसा आप न्यूमेरिकल को पूरा देखते हैं तो आप ये कहते हैं ना, तो इसमें विलय का भार दिख रहा है मुझे, न इसमें कहीं विलायक का भार है, न इसमें विलयन का भार है, तो वास्तव में इसके अंदर छुपा रहता है। और ये कहाँ से हम सीखते हैं, ये कहाँ से सीखते हैं, प्रतिशत भार सांद्रता से। ठीक है बच्चों, तो ये वाली आप कर लोगे। बीमाहीन होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये भी भार है, ये भी भार है, दोनों इकाई सेम होगी तो कट जाएगी। अगर कैंसिल आउट हुई तो कोई इकाई भी नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट से जब आंकिक प्रश्न हम करेंगे तो ये वाला पोर्शन वहाँ पे काम आएगा, इसलिए आप इस पर न्यूमेरिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट लगा लें।
ओके, हमारी अगली सांद्रण इकाई होगी, हमारी अगली सांद्रण इकाई होगी बच्चों मोललता। क्या होगी? मोललता। मोललता को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m, छोटे m से, मोललता। अब देखो बच्चों मोललता क्या होती है। मोलरता आपने पढ़ी थी ना, मोलरता एक ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाई होती है। अब मोलरता जो है ना वो ताप पर निर्भर करती है क्योंकि इसमें आयतन होता है। अब ये सारी ताप पर निर्भर करने वाली नहीं है, ताप पर निर्भर करने वाली नहीं है, तो इनमें सब में क्या होगा? भार। जब इनके अंदर भार होगा, जब इनके अंदर भार होगा, और इसमें तो स्पेशली मोललता में तो मैं आपको बताता रहा हूँ, मोललता एक ऐसी सांद्रण इकाई है जिसमें जो किसके लिए होगा? विलायक के बारे में बात होगी। अब की बार विलयन की बात नहीं होगी क्योंकि यही ऐसी सांद्रण इकाई है जिसमें विलयन के बारे में बात नहीं होती, बाकी सब में विलयन के बारे में बात हुई थी अभी तक। अब देखो, अगर आपने मोलरता पढ़ी है, मोलरता मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो मोलरता क्या थी? N/V थी ना, N/V। ये कुछ नहीं है, मोललता जो है ना m बराबर ये N/, अब V तो नहीं होने का, क्यों? क्योंकि ताप पर निर्भर करने वाली नहीं, इसमें भार होगा पक्का, तो ये यहाँ पे भार है। ये क्या है? इसमें भार। और ये किसका भार होगा? अब ये बताओ किसके लिए होगा? पहले ये बताओ, ये किसके लिए होगा? विलय के लिए। और नीचे वाला किसके लिए होता है? विलयन के लिए। बट ये वाली एकमात्र ऐसी सांद्रण इकाई है जो ये किसके लिए होगी? विलायक के लिए। बताओ फिर। और ये जो विलायक का भार होता है इन्हें कहीं में मीज़र करते हैं हम, कहीं में मापते हैं बच्चों किलोग्राम में। तो परिभाषा क्या बनी? विलायक के एकांक किलोग्राम भार में, या 1 किलोग्राम भार कुछ ही बोल रहे आप, विलायक के एकांक किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोललता कहलाती है। दोबारा बता देता हूँ, विलायक के एकांक किलोग्राम भार में, विलायक के एकांक किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, n होता है मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोललता कहलाती है। बस इसमें और इसमें एक ही अंतर है, दो अंतर है मेनली, दो। यहाँ पे V है, यहाँ पे W है, ये विलयन के लिए है और ये विलायक के लिए है, ये दो मेनली अंतर है। ये ताप पर निर्भर करने वाली है, ताप पर निर्भर नहीं करने वाली है। ठीक है ना, समझ गए ना आप? अब मैं इसे फर्दर कैसे खोल सकता हूँ? n को कैसे हम खोलते हैं? n होता है हमारा W/m0, तो m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, n की जगह पे मैं क्या लिख लूँ? W/m0 और कैपिटल W। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था इस छोटे W और बड़े W के अंदर। अगर आप समझ के आए हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपने रटा है तो आप 100% कंफ्यूज होगे। स्मॉल w क्या है हमारा? ऊपर वाला है ना, तो किसका भार होगा? विलय का भार। वो आपको न्यूमेरिकल से पहचानना पड़ेगा। कैसे? मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के अंदर जब इंट्रोडक्शन वाला है, जो हमारा सबसे पहले वाली परिचय कक्षा है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था विलय और विलायक की पहचान कैसे करें। उसके मैंने आपको 2 रूल बताए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे जाकर एक बार पढ़े और फिर यहाँ पे आप विलय का भार मतलब विलय और विलायक को पहचान सकते हैं। ये कैपिटल W क्या है हमारा? विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है। और m0 क्या है हमारा? ये तो क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। किसका? n से आया नहीं निकल के, W/m0। n किसके लिए है? विलय के लिए, तो ये भी विलय के लिए होगा। तो ये है विलय का मोलर द्रव्यमान। इसे मैं लिखता नहीं, विलय का मोलर द्रव्यमान। कर लोगे ना? तो मोललता भी कुछ नहीं है, मोलरता जैसी ही कुछ है। मोललता के अंदर बस 2 या 3 अंतर होते हैं, वे मैंने आपको बता दिए। आप इसे कवर कर लोगे। आपको क्या होगा? विलायक का भार दिया जाएगा, विलय का भार दिया जाएगा और विलय का मोलर द्रव्यमान दिया जाएगा। आपको मोललता निकाल लोगे। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो बिल्कुल ईजिली आप पकड़ जाओगे, क्योंकि सभी टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल से लेकर हार्ड तक। तो आपको पता लग जाएगा कि हार्ड कैसे क्वेश्चन तैयार होते हैं और ईजी कैसे रहते हैं। तो आप कर लोगे ना? मोललता विलायक के लिए होती है, ताप पर निर्भर नहीं करती क्योंकि इसमें भार होता है। ये सारी बातें आपको पता लग गई है। एकमात्र ऐसी सांद्रण इकाई जिसके लिए विलायक की बात होनी बहुत आवश्यक है, जिसके लिए किसकी बात होनी बहुत आवश्यक है? विलायक की बात होगी। वो कौन सी है? हमारी मोललता। अब एक और बात, अब लास्ट पहले इसे कर लेते हैं तब बताऊंगा। लास्ट है हमारी मोल प्रभाज, या इसी का एक और नाम भी होता है मोल अंश। मोल अंश इसे कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम? काई से। कहीं से? काई से। देखो बच्चों, ये सबसे ईजी होती है, आप इसे भी बहुत ईजिली समझ जाओगे। कैसे? ये क्या है? मोल मतलब n से रिलेटेड बात होगी। n मतलब मोल हमारे। प्रभाज
या अंश, प्रभाज या अंश। अंश मतलब फ्रैक्शन, मतलब एक ऊपर भी टर्म होगी और एक नीचे भी टर्म होगी, मतलब नीचे भी मोल होंगे और ऊपर भी मोल होंगे। अंश का मीनिंग ये तो होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हो गए, और दोनों पे ही मुझ जगह पे क्या हो गए, मोल हो गए हमारे। अब नीचे वाले मोल किसके लिए होते हैं बताओ, नीचे वाली चीज़ किसके लिए होती है, विलयन के लिए। तो नीचे किसके लिए मोल हो गए हमारे, विलयन के लिए। बस ऊपर वाला समझना होगा आपको मोल प्रभाज भी समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ एक डायग्राम से। थोड़ी जगह चाहिए तो मैं इसे रब कर देता हूँ, आप नोट करें। मोल प्रभाज को जो है ना काई से रिप्रेजेंट करते हैं। कई से करते हैं बच्चों, काई से मोल प्रभाज। देखो आप, मोल प्रभाज मान लेते हैं हमारे पास एक पात्र है, कोई बर्तन है हमारे पास में, जिसके अंदर हमने एक विलयन भरा है। क्या भरा है इसके अंदर, एक विलयन। ये तो बात आपको क्लियर पता है, अगर एक विलयन है तो उसमें विलय भी होगा और एक विलायक भी होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है पर विलय विलायक जरूर होंगे। और मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर ये बात बताई थी, हम केवल द्विगुण विलयन ही चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। द्विगुण विलयन कौन सा, जिसमें हमारा एक ही विलय होगा और एक ही विलायक होगा। तो इसमें एक विलय भी होगा और एक विलायक भी। मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारा जो विलय है ना उसका नाम है ए, अभी हमें नहीं पता कौन है। वो विलायक का नाम मैंने क्या सपोज कर लिया, विलायक क्या हमारा बी। विलयन क्या होगा हमारा ए प्लस बी, क्योंकि विलयन किससे मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक से। मैंने ए के मोल, विलय के ए के मोल्स कितने मान लिए, एन ए मान लिए, बस ऐसे ही। बी के कितने मान लिए, एन बी। यानी कि इसके अंदर जो ए के मोल है वे एन ए है और बी के जो मोल है वे कितने हैं, एन बी है। अब बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए के मोल कैसे आए अंदर। मैं बता देता हूँ। मोल की पिक्चर, मोल का चित्र कब सामने आता है, या मोल को मतलब कब बोल सकते हैं, यहाँ पे मोल की बात होगी। जहाँ पे भी W/m0 की बात होगी, W/m0 वहाँ मोल ज़रूर होगी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने 10 ग्राम चाय पत्ती टी जो हमारी होती है वो डाल दी किसी पानी के अंदर, दूध के अंदर, कहीं पे भी। अब मैंने चाय की पत्ती डाल दी तो उसका एक m0 होता है। हर यौगिक का, हर एक कंपाउंड का एक m0 होता है। जैसे मैंने नमक डाल दिया तो NaCl का कितना होता है, 58.5। और कितना डाला मैंने। अब जब भी मैं विलयन तैयार करूँगा तो बच्चों बताओ उसमें मैं विलय और विलायक डालूंगा। मैंने कितना विलय डाला और उसका नाम क्या है। अगर ये दो चीज़ें एक बार आ गई तो मोल जरूर आऊगा। और विलयन तैयार करने के लिए मैं कुछ ना कुछ डालूंगा ना, और जो मैं डालूंगा तो मोल के बारे में ज़रूर बात होगी। तो ये मोल ऐसा आता है। अब जब भी मोल प्रभाज की बात होती है, मोल प्रभाज के बारे में एक बात नोट करें आप। मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित, मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित अलग अलग घटकों के लिए परिभाषित होता है। जितने भी घटक उसके अंदर है, विलय और विलायक उसके घटक होते हैं। विलयन के घटक कौन कौन होते हैं, विलय और विलायक। वो विलय के लिए भी परिभाषित होगा और विलायक के लिए, मतलब इसके लिए भी बताया जाएगा और इसके लिए भी बताया जाएगा। ठीक है, विलय और विलायक दोनों के लिए परिभाषित होता है। लिख लेना बच्चों आपने। नेक्स्ट, अब आगे क्या है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम काई ए। काई ए का क्या मीनिंग है, काई क्या है हमारा, मोल प्रभाज। ए क्या है हमारा, विलय। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, विलय का मोल प्रभाज। बताओ विलय का मोल प्रभाज कितना होगा हमारा। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। आपने प्रायिकता पढ़ी होगी, प्रायिकता आपने पढ़ी होगी। अगर आपने प्रायिकता नहीं भी पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी समझ आ जाएगा। जिसने प्रायिकता पढ़ी है वो आसानी समझ जाएगा। अब उसमें प्रायिकता में एक कार्ड का चैप्टर होता है, मतलब आपको कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं हमारे पास में। तो कार्ड में हमारे रेड कलर वाले होते हैं और ब्लैक कलर वाले होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इक्का होता है उसमें एक ए, और ये बोलूँ कि मैं आपको इसके आने की प्रायिकता क्या है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे उसमें टोटल इक्के कितने हैं। टोटल कितने होते हैं बच्चों, उसमें 4 होते हैं ना हमारे। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे, 52। कितने होते हैं, 52। तो कितनी प्रायिकता आई हमारी, 1/13, यही आएगी ना। जैसे मैं पूछ लूँ आपसे कि रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं उनकी प्रायिकता कितनी आएगी, टोटल कितने होते हैं रेड, 26। तो कितनी आएगी, 1/2, क्योंकि 26/52 होगा ना। तो 1 बाई कितनी आएगी, 1/2।
अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, मोल प्रभाज के अंदर सिमिलर बिल्कुल उसके जैसा है। कैसे? अब आप किसके मोल प्रभाज निकाले हो, पहले ये देखो, किसके मोल प्रभाज निकाल रहे हो? ए के। ए मतलब हमारा विलय के। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जिसके मोल प्रभाज आपको निकालने हो उसके मोल बटे कुल मोल। जिसके मोल प्रभाज आप निकाल रहे हो, जिस घटक के मोल प्रभाज आप निकाल रहे हो उसके मोल बटे कुल मोल। अब नीचे तो हमेशा कुल मोल ही रहते हैं नीचे किसके लिए होता है? विलयन के लिए, और विलयन हमारा क्या होता है? कुल। अब इस विलयन के अंदर कुल मोल बताओ कितने हैं? एन टोटल, एन कुल लिख दो, कुल हो गए, एन कुल हो गए, एन टोटल के मतलब एन कुल, कुल मोल बताओ कितने हैं? अब विलयन किस किस से मिलकर बना है? विलय प्लस विलयक से, तो ए भी होगा और बी भी होगा, तो एन ए प्लस एन बी। विलयन में किस किस के मोल है? ए के और बी के। अब देखो, अगर मुझे काई ए निकालना हो, काई ए मतलब विलय के मोल प्रभाज, तो उस घटक की जिसकी बात चल रही है उसके मोल और बटे कुल मोल। और मैंने अभी आपको बताया था ये मोल का अनुपात है। नीचे किसके मोल हो गए? विलयन के। विलयन के अंदर कौन कौन है? ए प्लस बी, तो एन टोटल। और ऊपर किसके मोल हो गए? जिस घटक की बात होगी। अभी क्या बताया था मैंने आपको? मोल का रेशो है, अनुपात है, दोनों तरफ मोल हो गए ऊपर वाले मोल हमेशा किसके लिए हो गए बच्चों बताओ? विलय के लिए। और नीचे वाले किसके लिए हो गए? हमारे विलायक के लिए। सॉरी, ऊपर वाले किसके लिए हो गए? विलय के लिए, और नीचे किसके हो गए? हमेशा विलयन के लिए। अब वही तो है ना हमारा यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है? उस मोल के घटक और कुल मोल, उस मोल के घटक और कुल मोल। किसके घटक थे ये? विलय के, तो एन ए अपॉन एन टी, समीकरण 1। अब मुझे किसके निकालने? काई बी। बी क्या हमारा? विलायक, तो ये किसके मोल प्रभाज होगा? ये किसका मोल प्रभाज होगा बच्चों? हमारा विलायक का मोल प्रभाज। देखो, अब काई बी क्या होगा? काई बी बराबर, अब बी की बात हो रही है तो बी के मोल और बटे कुल मोल, समीकरण नंबर 2। अब मुझे किसके निकालने हैं? मैंने विलायक के भी निकाल लिए, विलय के भी और विलायक के, दोनों के निकाल लेना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं विलयन के भी निकाल लूँ, विलयन के मोल प्रभाज। अब बच्चों आपको पता होगा विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से। और विलय के कितने हैं हमारा मोल प्रभाज? काई ए। विलायक का कितना है हमारा? काई बी। विलयन के अंदर दो ही चीज़ होती है, विलय प्लस विलायक। विलय के और विलायक के मैंने ऐड कर दिए, तो किसके निकल के आएंगे? हमारे विलयन के निकल के आएंगे। बताओ कितने? काई ए का मान कितना है? एन ए अपॉन एन टी। और काई बी का मान कितना है बच्चों हमारा? एन बी अपॉन एन टी, है ना? काई ए प्लस काई बी, नीचे क्या कॉमन है? एन टी, तो एन ए प्लस एन बी, काई ए प्लस काई बी दैट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। एन टी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी? एन टी की एन ए प्लस एन बी, कितना आएगा कैंसिल आउट होकर? 1। काई ए प्लस काई बी इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो हमेशा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये एक बार भूविकल्प पे प्रश्न भी आया था कि विलयन का मोल प्रभाज बराबर होता है 1 के, 2 के, 0 के, 1 से बड़ा, ऐसे करके ऑप्शन डाल दिए थे वहाँ पे। तो विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के। अब और थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, ए हमारा विलय था, बी हमारा विलायक था। विलयन मिलकर बना हुआ है विलय प्लस विलायक से, तो हमने कुल ए के मोल कितने मानने? एन बी। बी के कितने मानने? एन बी। टोटल मोल कितने हुए? एन ए प्लस एन बी। ठीक है बच्चों। अब मोल प्रभाज क्या होता है? मोलों का अनुपात, और वो भी उसके घटक का, जिस घटक के बारे में बात हो रही है उसके मोल और अपोन कुल मोल। जिस घटक की बात हो रही है उसके मोल अपोन कुल मोल। अब सबसे पहले मुझे निकालना था मोल प्रभाज किसके लिए? मोलंश किसके लिए निकालना मुझे? सबसे पहले विलय के लिए। विलय क्या है हमारा? ए। मोलंश क्या होगा? एक्स ए। उसके मोल बटे कुल मोल, उसके किसके? जिसकी बात हो रही है। अब एक्स काई भी निकालना मुझे, तो उसके मोल बटे कुल मोल। विलयन का निकालने के लिए मुझे विलय प्लस विलायक को जोड़ दूँ मैं। विलय और विलायक को मैंने जोड़ दिया, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर ये आ गया इधर से, एंटी कॉमन
ऊपर वाला ऐड हो गया, ऐड होने के बाद NT की वैल्यू रख दी मैंने और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1। अब समझने वाली बात क्या है, आप इसके नीचे एक नोट लिखेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ वो नोट क्या है। देखो सपोज करते हैं इस विलियन के अंदर 3 घटक होते, कितने 3, ए भी होता, बी, ए और बी तो है ही, सी भी होता हमारा कोई, इसके अंदर कौन होता हमारा, सी भी होता कोई हमारा। तो सी के मोल में कितने मानता बच्चों बताओ, NC मानता ना। अब विलयन में 2 विलय है और 1 विलायक है, ए और सी को मैं विलय मान लेता हूँ और बी को विलायक, वैसे कुछ भी मान लो यहाँ पे। तो अब टोटल मोल कितने हो गए पहले ये बताओ। अब सी आ गया ना, तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे, Na + Nb + Nc, कुल मोल कितने हो गए, तीसरा और ऐड होगा अब Na + Nb + Nc, 3 मोल हो गए ना हमारे। अब देखो अगर मैं किसकी बात करूँ, अब मैं अलग अलग घटकों के लिए, मैंने बताया था मोल पर भाज्य होता है ना, वो अलग अलग घटकों के लिए होता है, विलयन में उपस्थित अलग अलग घटकों के लिए, ए के लिए भी होगा, बी के लिए भी होगा, सी के लिए भी होगा। तो मैंने ए के लिए निकाला उसके मोल बटे कुल मोल, बी का निकाला तो उसके मोल बटे कुल मोल। अब मैं सी के लिए भी तो निकालते इसे, और सी के लिए क्या निकलता, काई सी = NC/NT निकलता ना। अब 3 समीकरण बन जाती है हमारी। मैं समीकरण 1, 2 और 3 को तीनों को जोड़ देता, क्योंकि मुझे विलयन का निकालना था, विलयन में अब 3 चीज़ें हैं। तो तब भी कैसा आता ये बताओ मुझे, तब भी ये कैसा आता, काई ए + काई बी + काई सी, काई ए + काई बी + काई सी, और यहाँ पे क्या आता NC/NT। अब भी एलसीएम क्या रहेगा इसका, n टोटल, Na + Nb + Nc। अब की बार मैं n टोटल की वैल्यू कितनी रखता है यहाँ से, Na + Nb + Nc, तो ये कट के फिर भी कितना आता, 1 ही आता बच्चों। तो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि विलयन में चाहे कितने भी घटक हो, A B C D E F G H I, कितने भी घटक उपस्थित हो, विलयन का कुल मोल प्रभाज, विलयन का कुल मोल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर होता है। यही आपको नोट में लिखना। नोट में क्या लिखना, विलयन में चाहे कितने भी घटक उपस्थित क्यों न हो, विलयन में चाहे कितने भी घटक उपस्थित क्यों न हो, उसका कुल मोल प्रभाज, उसका कुल मोल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर होता है, उसका कुल मोल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, अपने आप भी प्रूव करके देख सकते हो, प्रैक्टिस कर लो ना। आपकी प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, अभी टाइम है आपके पास में। Na आप डी एज्यूम कर लो चाहे इसके अंदर, फिर Na + Nb + Nc + Nd कर लो, फिर भी वो 1 ही आएगा। अब मतलब आपको चेकआउट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं केवल, कि आपको अगर एक बार कंफर्म करना हो, प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हो, वैसा ज़रूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ पहले से ही वेरीफाइड है। एक लास्ट बात और भी बता देता हूँ मैं बच्चों आपको। लास्ट बात क्या है हमारी, समझो आप इसे। देखो हमने 2 प्रकार की साधारण इकाई पढ़ी, एक वे जो ताप पर निर्भर करती है और एक वे जो ताप पर निर्भर नहीं करती। जो ताप पर निर्भर करने वाली है इनमें क्या है हमारा आयतन, और जो ताप पर निर्भर नहीं करने वाली है उनमें हमारा क्या है भार। ऐसी कोई मतलब भौतिक राशि बताओ, ऐसी भी कोई मतलब फिजिकल क्वांटिटी बताओ आप जो भार को और आयतन को जोड़ती हो। भार को और आयतन को जोड़ने वाली कोई भौतिक राशि का नाम बताओ। सोचो आप कौन सी होगी, सोचो। अगर आप सोच रहे हैं तो ध्यान से लगाओ कि भौतिक राशि ऐसी कौन सी है जो भार और आयतन को दोनों को जोड़ती है। क्या है बच्चों, हमारी घनत्व। क्या है हमारी वो घनत्व, डेंसिटी। क्या होता है बताओ, घनत्व बराबर भार बटे आयतन। यहाँ पे m लिख लो चाहे w लिख लो, एक ही बात है। मैंने बताया था केमिस्ट्री के अंदर भार और जो हमारा द्रव्यमान है ना वो एक ही चीज़ होता है। अब w भी है हमारा और v भी है। अभी इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा ना उनमें सब में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। इसी पॉइंट से मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको घनत्व मिलेगा और आप ही सोचोगे कि घनत्व का तो कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घनत्व कहीं पे पढ़ाया भी नहीं गया। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि घनत्व का कैसा क्वेश्चन आ गया, मतलब घनत्व की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो घनत्व एक ऐसा कनेक्शन है जो भार और आयतन दोनों को जोड़ता है। इधर वाली कौन सी इकाई है आयतन वाली, इधर वाली कौन सी है भार की। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल के अंदर भार का डाटा गिवन हो, किसका डाटा गिवन हो मतलब किसके मान गिवन हो, केवल भार से रिलेटेड, और साधारण इकाई पूछी हो परली वाली, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे आयतन से संबंधित तो कुछ दिया ही नहीं गया और ये वाला डाटा दे दिया गया।
ऐसे केस में उसे क्या देना पड़ेगा, घनत्व देना होगा। क्योंकि अगर उसने घनत्व दे दिया ना तो घनत्व देते ही आप घनत्व भी निकाल रख दोगे, भार भी रख दोगे, क्योंकि साइड का डाटा देगा तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, आयतन। जैसे आयतन निकलेगा आप उधर चले जाना, क्यों, क्योंकि उधर की सारी चीज़ आयतन से निकलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मतलब भार और आयतन को जोड़ने वाला कनेक्शन क्या है हमारा, घनत्व, और घनत्व का न्यूमेरिकल जरूर ऐड करता है, मतलब घनत्व का पॉइंट जरूर ऐड करता है, ताकि बच्चों का सेंस चेक करे कि बच्चा कितना अच्छे से पढ़ता है और वो कैसे समझता है इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ तक का कवर कर ले। अब हमारा स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल पोर्शन, अंकिक करेंगे अब हम। तो आपको क्या करना है कि जो भी अंकिक आपके मतलब बुक्स वगैरह में आप या तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, निकालना स्टार्ट करें, अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सारे अंकिक कराऊंगा। एक बात और जो मुझे बतानी थी, एनसीईआरटी के जो अंकिक पर्सन है ना, न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको लेक्चर के अंदर मतलब आने वाले लेक्चर्स के अंदर नहीं दूंगा, अलग से वो आपको चैनल पे मिलेंगे। किसी लेक्चर के अंदर 3 न्यूमेरिकल करा देंगे, स्टार्टिंग वाले 3, फिर अगले 4 करा देंगे किसी लेक्चर में, या फिर अकेले अकेले भी डाल सके। जैसे एक क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो क्या है ना कि मतलब थोड़ा टाइम लेता है, तो जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं वो केवल एक ही लेक्चर में कवर होगा। तो आप एक एक लेक्चर को मतलब साथ साथ कवर कर ले, ताकि चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।